दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। प्यार का एक अनोखा रंग। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अभी विशाखा कॉलेज से आई ही थी कि मोबाइल घना उठा। असमय सुजाता का फ़ोन आया। देखकर वह चौंकी थी। एक वही तो थी जिससे अपनी हर बात शेयर कर सकती थी। उससे अगर एक दिन भी बात न हो तो खाना ही हजम नहीं होता था। विशाल कहते, तुम बहनें भी घंटों फ़ोन पर लगी रहती हो, पर बातें ही कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। वह कल ही इलाहाबाद भैया के पास गई थी। इधर कुछ दिनों से मम्मा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। सशंकित मन से फ़ोन उठाए, दीदी लग रहा है मम्मा अंतिम सांसें ले रही है। पापा बहुत विचलित है। वह मम्मा के सम्मुख बैठे गीता का पाठ कर रहे हैं, पर मन से वह बहुत ही अशांत है। गीता का पाठ, पर उन्हें तो इन सब पर कभी विश्वास नहीं रहा था ना। खैर छोड़, मम्मा को किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। 1000 मील दूर बैठी विशाखा ने चिंतित स्वर में कहा था, दीदी मम्मा की इच्छा थी। पापा मम्मा की अंतिम इच्छा का मान रख रहे हैं। जहाँ तक डॉक्टर के पास जाने की बात है, भैया कह रहे थे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। उनकी किडनी फेल हो गई है तथा हार्ट भी कम पंप कर रहा है। कहते हुए सुजाता रोने लगी थी। अरे कुछ तो इलाज होगा। अब मैं क्या बताऊं। सुजीत आए नहीं है। अगर मैं इस संदर्भ में कुछ कहती हूँ तो शायद भैया भाभी को अच्छा न लगे। वे अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही थी। दीदी रखती हूँ। मम्मा बहुत तेज सांस ले रही है। सुजाता सुन। उसकी बात सुनने से पूर्व ही सुजाता ने फ़ोन रख दिया था और बिलख पड़ी थी। विशाखा मम्मा से जुड़ी यादें विशाखा के ज़हन में उमड़ घुमड़ कर उसे परेशान करने लगी थी। किसी तरह स्वयं को संभालकर उसने विशाल को फ़ोन लगाया। ट्रेन का आरक्षण मिलना कठिन था। अगर फ्लाइट से जाती तब भी 15-20 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकती थी। चेन्नई से पहले दिल्ली, फिर उसके पश्चात इलाहाबाद। विशाल ने बुकिंग कराने का आश्वासन ही नहीं दिया, वरना स्वयं भी चलने के लिए तैयार हो गए। उसे विशाल की यही बात पसंद थी कि वे उसके सुख दुख में सदा साथ खड़े रहे थे। वह पैकिंग कर ही रही थी कि भाई रितेश का फ़ोन आया। उसने सशंकित मन से फ़ोन उठाया। भाई की आवाज़ कहीं दूर से आती प्रतीत हो रही थी। विशाखा, हम हार गए। मम्मा हमें छोड़कर चली गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हुए वह बिलख पड़ी थी। संभाल अपने आप को। अगर हम ही हिम्मत हार गए तो पापा को कौन संभालेगा। ठीक कह रहे हैं भैया आप, पर मन को कैसे समझाऊं। समझाना तो पड़ेगा ही। बता तू कब तक पहुंच रही है। भैया, सुजाता से मम्मा की तबीयत के बारे में पता चलते ही विशाल को बुकिंग के लिए कह दिया है, पर फिर भी 15 से 20 घंटे तो लग ही जाएंगे। ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे, कहकर अजीत ने फ़ोन रख दिया था। उसने फ़ोन रखा ही था कि विशाल का फ़ोन आ गया। 1 घंटे के अंदर ही हमें निकलना था। वह चाहकर भी उन्हें मम्मा के बारे में नहीं बता पाई। उसने कॉलेज में छुट्टी के लिए मेल की तथा जल्दी पैकिंग करने लगी। तुमने पैकिंग कर ली? मैं टैक्सी लेकर आ गया हूँ। हमें शीघ्र निकलना होगा, विशाल ने आते ही कहा। विशाल को देखते ही उसके सब्र का बांध टूट गया। वह उनसे लिपटकर रो पड़ी तथा भैया द्वारा प्राप्त सूचना उन्हें दी। सुनकर विशाल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, विशाखा संभालो स्वयं को। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। पुण्य आत्मा थी, इसीलिए अधिक कष्ट नहीं सहा। विशाल कुछ गलत नहीं कह रहे थे। मम्मा पिछले 1 वर्ष से कुछ
अधिक ही बीमार थी। अगर अंतिम एक हफ्ते की बात छोड़ दे तो वह अंतिम समय तक अपना काम स्वयं ही करती रही थी। उनकी बीमारी का इलाज हो चुकी थी। डायबिटीज से वह पीड़ित थी ही, पर उम्र बढ़ने के साथ आर्थराइटिस भी हो गया, जिसके कारण दर्द निरोधक दवाएं आवश्यकता से अधिक खाने के कारण उनकी किडनी पर भी असर आ गया था। पर भैया के अनुसार उनकी मृत्यु का किडनी फेलियर से नहीं, हार्ट अटैक से हुई थी। मन झंझा बातों से भरा था। बचपन से लेकर आज तक के पल उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। वह मम्मा की संघर्ष के समय की भी गवाह थी। दादाजी का निधन तभी हो गया था जब पापा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे। पापा के ऊपर एकाएक पूरे घर की जिम्मेदारी का बोझ आ गया था। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी ही थी, साथ में अपने भाई और बहनों का भी ध्यान रखना था। गनीमत थी कि पढ़कर निकले ही थे कि उन्हें अपने कॉलेज में ही पढ़ाने का ऑफर मिल गया। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख घर की गाड़ी चल निकली थी। कुछ ही दिनों में दादी ने पापा का विवाह एक साधारण परिवार की साधारण पढ़ी लिखी लड़की से यह सोचकर कर दिया कि ज़्यादा चूं चपड़ नहीं करेगी। उनका अंदाज़ा सही था। मम्मा ने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। वह पूरे दिन काम में लगी रहती थी, मानो वह पूरे घर की घुरी हो। उनके बिना कोई एक कदम भी न चल पाता हो। दादी उनकी सेवा से प्रसन्न थी ही। उसकी बुआ क्षमा और ऋचा पूरे दिन भाभी भाभी करके उनके अपना काम करवाती रहती। यही हाल उसके चाचा रतन का था। वे सब भाई बहन भी उस विशाल वृक्ष की छाया तले बढ़ती रही। एक समय आया जब उसके चाचा और दोनों बुआओं का विवाह हो गया। दादी जहाँ संतुष्ट थी, वहीं माँ रिलैक्स महसूस कर रही थी। उस समय वह 10वीं कक्षा में थी, जबकि भाई रितेश ग्रेजुएशन कर चुका था। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था। वह सीए का फाउंडेशन क्लियर कर चुका था तथा अकाउंटेंसी की इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घर की अपनी जिम्मेदारियों से निपटने के पश्चात अब मम्मा का पूरा ध्यान उनकी तरफ था। वह पुत्र के साथ पुत्रियों की भी उच्च शिक्षा की पक्षधर थी। उन लोगों की पढ़ाई में व्यवधान न आए, इस वजह से वह टीवी भी नहीं खोलती थी। जब तक वे पढ़ते रहते, वे भी इस आशा में जगती रहती कि कहीं उन्हें उनकी आवश्यकता न पड़ जाए। अपने इस समय को वह जोड़ों में बुनाई तथा गर्मी में कढ़ाई करके पूरा किया करती। विशाखा को सुबह उठकर पढ़ने की आदत थी, पर उसके साथ ही बुरी आदत थी कि उसे उठते ही चाय चाहिए थी। एक बार मम्मा को उठने में देर हो गई और वह चाय बनाने किचन में चली गई। इस बात ने मम्मा को इतना आहत किया कि उन्होंने उन्हें न जगाने के लिए न केवल टोका, वरना दूसरे दिन से वह अलार्म क्लॉक अपने पास रखकर सोने लगी। लंच सर्व हो रहा है। विशाल की आवाज़ सुनकर वह अतीत से बाहर आई। विशाल ने उसकी सीट के सामने की सीट पर लगी फोल्डिंग टेबल खोली। उनके टेबल खोलते ही एयर होस्टेस ने लंच उसे पकड़ाया। उसने मना किया तो विशाल ने एयर होस्टेस के हाथ से लंच ले लिया तथा उससे कहा, माना तुम बहुत डिस्टर्ब हो, पर कुछ न खाकर तुम अपना ही स्वास्थ्य खराब करोगी। जब तक मैं मम्मा के अंतिम दर्शन नहीं कर लेती, कुछ नहीं खाऊंगी। तुम्हें डायबिटीज़ भी है। अगर शुगर लो हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जिद कहीं तुम्हें भी अस्पताल न पहुंचा दे। तुम्हें अपने पिता का संबल बनाना है, न कि उन्हें परेशान करना। रितेश और विशाल की एक ही बात सुनकर
लगा वे ठीक ही कह रहे हैं और उसने बेमन से खाना प्रारंभ कर दिया था। शीघ्र ही बेमन ने दिल्ली की ज़मीन छू ली। विशाल ने दिल्ली से इलाहाबाद के लिए टैक्सी बुक करा ली थी। उतरते ही इलाहाबाद के लिए चल दिए। रितेश ने उसके पहुंचने में देरी होने के कारण मम्मा का पार्थिव शरीर को बर्फ की सिल्ली पर रखवा दिया था। आखिर 10 घंटे का सफ़र तय करके हम इलाहाबाद पहुँचे। लगभग सभी रिश्तेदार पहुँच चुके थे। वह जाकर पापा के कदमों के पास बैठ गई तथा फूट फूट कर रोने लगी। पापा ने सिर्फ इतना कहा, सब्र कर बेटी, सब गिनती की सांसें लेकर आते हैं। सोच ले, तेरी माँ का हमारे साथ बस इतना ही साथ था। पापा ने सारी रस्में धैर्य से निभाई, सबको दिलासा देते रहे पर ऊब तक नहीं की। मम्मा की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता था, पर पापा को परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करते हुए देख सभी को अच्छा लग रहा था। एक दिन भाभी का फ़ोन आया। थोड़ा इधर उधर की बात करते हुए कहा, दीदी, पापा को पता नहीं क्या होता जा रहा है। वह न ढंग से खाते हैं न पीते हैं, बस कुर्सी पर आंख बंद किए पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। कभी चंचल और कृणा कभी उनके साथ बैठकर बातें करना चाहते हैं या उनका पसंदीदा खेल कैरम खेलकर उनका मन परिवर्तन करना चाहते हैं तो कह देते हैं, बेटा तुम दोनों खेलो, मेरा मन नहीं है। कमज़ोर भी होते जा रहे हैं। उनकी वजह से रितेश भी अत्यंत परेशान रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। ठीक है, मैं बात करती हूँ। पापा को फ़ोन दे दो। दे दीजिए। पापा जी, विशाखा दीदी का फ़ोन है। कैसी है बेटा? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा, बस जी रहा हूँ। पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बेटा, तेरी माँ के बिना जीना ऐसा लग रहा है जैसे उधार की सांसें ले रहा हूँ। पता नहीं उसके साथ मैं भी क्यों नहीं चला गया। वह उनके शब्द के कंपन को भली भांति महसूस कर सकती थी। स्वयं को संभाल कर कहा, पापा प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आपको हमारे लिए जीना होगा। आपको पढ़ने का शौक था, पढ़िए। थोड़ा बाहर टहलिए, मन बदल जाएगा। और खुद तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती, पर गीता पढ़ने पर थोड़ी देर के लिए मन में सुकून अवश्य महसूस करता हूँ, पर हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। मन को एकाग्र करने की कोशिश करता हूँ पर एकाग्र नहीं कर पाता। और घूमना, मेरा स्वास्थ्य ही साथ नहीं देता बेटा। सच तो यह है बेटा, और मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। तेरी मम्मा के साथ मेरी जिंदगी मानो समाप्त हो गई है। पापा, आप ही तो कहते थे मन चंचल है, मन को बांधना एकाग्र करना पड़ता है। वैसे भी पापा कोई किसी के साथ नहीं जाता। सबको अपने सुख दुख यही इसी संसार में भोगने पड़ते हैं। ठीक कह रही है बेटा, पर मन का क्या करूं? जिसमें तेरी मम्मा की यादें बसी है, उसके साथ बिताए सुख दुख के पल याद आते हैं। ठीक है, और फ़ोन रखता हूँ बेटा। पापा की इस आदत से वह भली भांति परिचित थी। जब उन्हें बात नहीं करनी होती थी तब वह यही कहकर फ़ोन काट दिया करते थे, पर आज से पूर्व उसने पापा को कभी इतना विचलित नहीं पाया था और वह नियम से उनसे बातें करती। एक दिन पापा ने कहा, बेटा तुम और सुजाता मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं ठीक हूँ। रितेश और संजना के साथ चंचल और कृणा भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सच मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसे बच्चे मिले। अब तो घूमने भी जाने लगा हूँ। आज पार्क भी गया था जहाँ तेरी मम्मा के साथ अक्सर जाया करता था। अच्छा लगा सुनकर, मन को तसल्ली मिली और पापा उससे अपनी हर बात शेयर करने लगे थे। ये वही पापा थे
जो एक समय हम बच्चों के लिए हिटलर से कम नहीं थे। ज़्यादा कोई कहते नहीं थे, पर उनकी आंखें हम बच्चों को अपनी गलती का एहसास करा देती थी। उसे याद है, कक्षा 6 में उसके अच्छे नंबर नहीं आए थे। पापा से अपनी मार्कशीट पर हस्ताक्षर करवाने ले गई, तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, क्या पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है या पाठ समझ में नहीं आ रहा है? कारण जो भी हो, पर भविष्य में अगर ऐसे नंबर आए तो मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। उनकी धमकी का यह असर हुआ कि वह 14 प्रथम श्रेणी में पास होती रही थी। दरअसल वह परीक्षा फल उसकी बुरी संगत का नतीजा था। वह कक्षा में जाने की बजाय अपनी सहेलियों के संग इधर उधर घूमते हुए समय व्यतीत करने लगी थी। कुछ पापा का डर तथा कुछ कम उपस्थिति होने के कारण मैम की घर शिकायत भेजने की धमकी उसे सही राह पर ले आई थी। एक बार फिर पापा को जिंदगी की और लौटते देख मन को संतुष्टि मिली थी। न जाने कैसे दुनिया के नियम है। पुत्र और पुत्री एक ही कोख से पैदा होते हैं। एक ही इंसान के अंश होने के बावजूद पुत्र के हिस्से में ही कर्तव्य आते हैं, जबकि पुत्रियां अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण चाहकर भी सहयोग नहीं कर पाती है। पुत्र और पुत्रवधू अच्छे हैं तो बुढ़ापा आराम से कट जाता है, वरना जिंदगी नर्क बनती चली जाती है। एक दिन पापा को फ़ोन करने ही जा रही थी कि उनका फ़ोन आ गया। बेटा कहकर वह कुछ कहते कहते रुक गए। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हैं? बेटा, आज मैं रोज की तरह पार गया था। एक बेंच पर थोड़ी देर आराम करने के उद्देश्य से बैठा गया। वह वही बेंच थी जिस पर तेरी मम्मा के साथ बैठा करता था। मन को पुरानी स्मृतियों ने घेर लिया। अचानक मुझे लगा कि तेरी मम्मा मेरे सामने से गुजरकर आगे बढ़ गई है। मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैं उठा तथा उसके पास जाकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शोभा तुम? उस महिला ने मुझे तीखी नज़र से देखा और तीव्र स्वर में कहा, बूढ़ा गए हो और आशी की मिजाजी नहीं गई है। उसके तीव्र स्वर को सुनकर आसपास के कुछ लोग हमें देखने लगे। उनकी निगाहें मुझे शर्म से पानी पानी कर रही थी। बेध्यानी में किए अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करते हुए मैंने कहा, सॉरी बहन जी, दरअसल बात यह है कि बस रहने भी दो ना। तुम्हारे जैसे आशिक मिजाजों के कारण ही भले घर की बहू बेटियों का अकेले निकलना कठिन हो गया है। उसने तिरस्कार के स्वर में कहा था। बेटा, उसकी बात सुनकर मुझे लगा कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाऊं। सफाई देने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। मैं उल्टे पैर लौट आया, पर मन बहुत अशांत है। क्या तुझे मैं ऐसा लगता हूँ? कहते हुए उनकी आवाज़ कंपा गई थी। प्लीज़ पापा, आप ऐसा मत सोचिए। अगर आप उससे कहते कि उसमें आपको अपनी पत्नी की छवि नजर आई केवल इसीलिए, लेकिन बेटा, क्या वह मुझ पर यकीन करती? अवश्य करती पापा। अगर आप अपना पक्ष रखते तो। उसकी बात का उत्तर देने की बजाय पापा ने फ़ोन काट दिया था। उसे यह तो पता था कि पापा मम्मा को बहुत चाहते थे। अपने कॉलेज के टूर की बात छोड़ दें तो शायद ही वे दोनों कहीं अलग अलग गए हो। क्या कोई किसी को इस हद तक चाह सकता है कि उसे सोते जागते बस वही नजर आए? पापा की बात सुनकर मन बेचैन हो गया, पर उसके पास कोई उपाय भी तो नहीं था। रात भर पश्चात रितेश का फ़ोन आया। पापा खाना नहीं खा रहे हैं। हमारे आग्रह पर सिर्फ यही करते हैं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कितने दिन चलेगा?
हम तो समझा समझा कर हार गए हैं। तुम बात करके देखो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। विशाखा ने बात की तो पापा ने कहा, बेटा मेरा इस संसार से जी उचड़ गया है और मैं जीना नहीं चाहता। प्लीज़ पापा ऐसा मत कहिए। मम्मा तो हमें छोड़कर चली गई, पर आपको हमारे लिए जीना होगा। बेटा हर इंसान को एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। शायद मेरा भी समय हो गया है। तुम लोग अपनी ज़िंदगी में सुखी संपन्न रहो, बस यही कामना है। ठीक है बेटा, फ़ोन रखता हूँ। कहते हुए सदा की तरह उन्होंने फ़ोन काट दिया था। विशाखा का मन नहीं माना और वह पापा से मिलने की चाह लिए चली आई। देखा वह अक्टूबर में भी दस्ताने पहने हैं। पापा अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, फिर आपने दस्ताने क्यों पहन रखे हैं? अचानक वह पूछ बैठी। बेटा तुझे याद है सर्दी में जब मैं स्कूटर चलाया करता था तो ठंड की वजह मेरे हाथ की उंगलियां सूज जाया करती थी। तब तेरी माँ ने मेरे लिए यह दस्ताने बनाए थे। वह उसके द्वारा मुझे दी गई पहली गिफ्ट थी। मन में एक चाह थे, जब उसके पास जाऊं तो उसके द्वारा दिए इस उपहार के साथ जाऊं। बस इसीलिए पहन लिए हैं। आपको कुछ नहीं होगा पापा। पापा आपको बहकी बहकी बातें करते देख उसने कहा था, बेटा सुजाता को भी बुला लो, सबसे मिल लूँ। पता नहीं कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। प्लीज़ पापा जाओ, आराम करो और मुझे भी करने दो। कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। दीदी कुछ खा लीजिए, सफ़र से आई है, संजना ने अंदर आकर कहा। संजना की आवाज़ ने उसके दरकते दिल को सांत्वना दी थी, पर पापा की बात सुनकर उसका खाने का बिल्कुल मन ही नहीं था। पर भाभी संजना का भी मन रखना था। खाते खाते उसने सुजाता को भी पापा की बात बताते हुए फ़ोन किया। वह फ़ोन पर ही रोने लगी। उसे दिलासा देते हुए शीघ्र आने के लिए कहकर उसने फ़ोन काट दिया। दीदी पापा कई दिनों से ऐसी ही बहकी बहकी बात कर रहे हैं। कभी कभी मन बेहद घबराने लगता है। मम्मा के जाने की टीस अभी कम नहीं हुई है कि पापा की ये हालत। रितेश अभी तक स्वयं को संभाल नहीं पाए हैं। अगर पापा को कुछ हो जाता है तो, कहते हुए गंभीर हो गई थी संजना। भाभी होनी को कोई टाल नहीं सकता। दर्द सहने की शक्ति भी भगवान दे देता है, पर जैसी पापा की मन स्थिति है उसे देखकर मेरी तो यही चाह है कि जो उनके लिए उचित हो वही हो। शायद आप ठीक कह रही हैं दीदी। दूसरे दिन सुजाता आ गई थी। सुजाता के आते ही पापा ने कहा, बस अब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। अब अगर भगवान बुलाना भी चाहे तो मुझे कोई गम नहीं है। कहते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। रात को संजना भाभी ने उनको खाना खाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, बेटा भूख नहीं है, पापा कुछ तो खा लीजिए, बिना खाए कैसे जीवन चलेगा। विशाखा ने आग्रह किया था। जीवन की चाहत ही नहीं रही बेटा, ईश्वर से यही प्रार्थना है, बिना कष्ट दिए अब इस जीवन को ले ले। प्लीज़ पापा ऐसा मत कहिए। कहते हुए संजना की आंखें भर आई थी। वहीं सुजाता रोने लगी थी। मुझे क्षमा करना बेटा, पर इस दिल का क्या करूं जो तुम्हारी मम्मा के बिना रहना ही नहीं चाहता। तुमने मेरे लिए जितना किया है उतना तो शायद मेरी अपनी बिटिया भी नहीं कर पाती। मेरे सारे दायित्व पूरे हो चुके हैं। मृत्यु चिरंतन सत्य है बेटा, फिर उससे क्या घबराना। वैसे जीवन मृत्यु पर किसी का बस नहीं है। और मेरी परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि वह मुझे बुला ले, जिससे मेरे इस शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाए। तुम सब अपने अपने जीवन में सुख रहो, बस इसी आस के साथ जीवन की अंतिम सांस लेना चाहता हूँ। अब तुम लोग जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। कहते हुए उन्होंने
निस्पृहता से आंखें बंद कर ली, मानो वे मोह माया से दूर जाना चाहते हो। सबने विनय से खाना खाया। रितेश ने कहा, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से पापा ऐसी ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी यही कहा और सब तो ठीक है, बस कोई मानसिक परेशानी है जो उन्हें परेशान कर रही है। इसीलिए तुम लोगों को भी यह सोचकर बुला लिया कि शायद तुमसे अपनी परेशानी शेयर कर पाए, पर वह तो बात ही नहीं करना चाहते थे। बस हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं। कहीं पार्क वाली बात तो उन्हें विचलित नहीं कर रही। पार्क वाली बात? रितेश और संजना ने सोचकर कहा। विशाखा ने पापा से हुई सारी बातें बताई तो रितेश ने कहा, ओ तो क्या इसी कारण पापा ने पार्क जाना छोड़ दिया? आजकल औरतें भी कम से कम व्यक्ति की उम्र और मन स्थिति का तो ख्याल करें। गलत तो वह औरत भी नहीं थी भैया, शायद इस परिस्थिति में कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करती, पर अब क्या करे? संजना ने कहा, बस पापा को समझाना होगा कि उस दिन जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। दीदी, यह तो आपको ही करना होगा क्योंकि यह बात पापा ने आपको ही बताई है। सुजाता ने कहा, ठीक है, कल मैं इस संदर्भ में पापा से बातें करती हूँ। दूसरे दिन सुबह संजना चाय लेकर पापा के कमरे में गई। उनकी स्थिति देखकर उसने रितेश को आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर रितेश के साथ वे दोनों भी पापा के कमरे में गई। पापा को तेजी तेजी सांस लेते देखकर रितेश ने घबराकर डॉक्टर को फ़ोन किया। उनके पारिवारिक डॉक्टर भला तुरंत आ गए। डॉक्टर चेक कर ही रहा था कि उन्होंने एक हिचकी ली। उसके साथ ही उनकी बंद आंखें खुल गई, मानो वह अनंत आकाश में मम्मा को ढूंढ रही हो। रितेश पापा की आंखें बंद करने के साथ ही फौंक पड़ा था। वहीं विशाखा और सुजाता पापा के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगी थी। मम्मा द्वारा बनाए दस्ताने पहने हाथों में मम्मा की फोटो देखकर आंखों में आंसू लिए विशाखा सोच रही थी कि प्रेम का यह कैसा अनूठा रंग है। सिर्फ 2 महीने का वियोग, शायद प्रेम ने उन्हें योगी बना दिया था। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।